हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है एसिड बेस और सॉल्ट जो आप लोगों को चाहिए था, तो आप लोग के डिमांड पे आज जो है एसिड बेस और सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज के जो आपका पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बात करेंगे हम लोग सॉल्ट के बारे में, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, चाह करके भी एक पार्ट में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एसिड बेस और सॉल्ट क्या है, कैसे आपका आया, कहाँ से आया, क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट ये वर्ड कहाँ से आया, या एसिड बेस और सॉल्ट क्या है, और कैसे आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट हम लोग कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे हम लोग कौन एसिड है या एसिड कहाँ से आया। तो आप लोग को जैसा पता होगा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक वर्ड है आपका एलिमेंट। तो जितना भी आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो सारे जो है आपके एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपका 118 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको पता है कि 118 है, बट रिसेंट डिस्कवरी के आधार पे जो अभी डिस्कवरी हुआ है उस रिसेंट डिस्कवरी के आधार पे अगर बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया है आपका 120। क्लियर। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं, क्या हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने स्लाइड खुला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हमारे पास है, जितना भी एलिमेंट या कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, तो सारे पार्टिकल्स को, सारे कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर नॉट बी एडिबल। सारे कंपाउंड जो होते हैं उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं या टेस्ट ट्राई नहीं कर सकते हैं। जनरली अगर आपको हम कुछ दे दे, बोले कि नमक का टेस्ट कैसा होता है, तो आप टेस्ट करके बता देंगे कि सर नमकीन होता है। ठीक है। अगर कोई एसिड है तो एसिड अगर आपको पूछा जाए तो आप बताइएगा सर एसिड जो है वो खट्टा होता है। लेकिन एसिड को अगर आप टेस्ट कर दिए तो क्या होगा, सोच के देखो थोड़ा सा कि एसिड को अगर आप टेस्ट कर दिए तो क्या होगा। तो उस एसिड को भी हम लोग जानेंगे कि किस एसिड को हम लोग खा सकते हैं, किस एसिड को टेस्ट कर सकते हैं या किसको हम लोग नहीं टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए सारे चीज़ आपके लिखे हुए हैं कि जितने भी कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है या एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं उस सभी का कुछ ना कुछ अपना टेस्ट होता है, कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टी होता है। उसके आधार पे उसको हम लोग या तो एसिड में या बेस में या सॉल्ट में कैटेगराइज करते हैं। क्लियर। लेकिन सारे मटेरियल जितने भी हैं उन लोग को हम लोग खा नहीं सकते हैं या टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो टेस्ट नहीं करेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ आपका चाहिए। तो जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उस केमिकल्स को बोला गया है आपका इंडिकेटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे जो अभी आपका लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ओके। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं पहले कि इंडिकेटर बोलते किसको हैं, क्या होता है इंडिकेटर, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल्स है जिसके वजह से हम लोग किसी भी केमिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। कुल मिला के इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सबस्टांस है जिसके मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सबस्टांस एसिड है, कौन सा बेस है या कौन सा सॉल्ट है। क्लियर। तो जो इंडिकेटर वर्ड है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो इंडिकेटर वर्ड जो आपके पास सबसे पहले आया गया था तो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका आपका लैटिन वर्ड है इंडिकर। देखिए शायद आपको दिख पा रहा होगा कि इंडिकेटर वर्ड जो है वो कहाँ से आया हुआ है। ठीक है। तो इंडिकेटर वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है इंडिसर, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब होता है इंडिकेट करना। तो इंडिकेट किसको करना, तो जैसे अगर आप अभी अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो बोर्ड है जिसमें आपका सारा कनेक्शन स्विच वगैरह का होगा, फैन का कनेक्शन होगा, उसमें एक छोटा सा लाल बत्ती का भी एक कनेक्शन होगा जो लाइट के रहने पे वो जलता है और लाइट नहीं रहने पे बंद हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेट बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपसे हो सकता है कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर क्या है या कौन सा वर्ड से लिया गया है। तो इंडिकेटर एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो वर्ड है वो है इंडिकर, और इंडिकर का मतलब होता है इंडिकेट करना। इंडिकेट करने का मतलब संकेत देना। ठीक है। तो अगर लाइट आपके पास है तो आप क्या बोलते हैं कि सर इंडिकेटर जल रहा है, और नहीं है तो नहीं जल रहा है। उसी प्रकार से हम लोग जब केमिस्ट्री में बात करते हैं तो इंडिकेटर को क्या मानते हैं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस मानते हैं जो कलर चेंज के माध्यम से, किसके माध्यम से,
तो कलर चेंज के माध्यम से बता सकता है कि जिस सब्सटेंस में हम उसको डाल रहे हैं वो क्या है, वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका कौन सा, लिटमस। तो आप लोग को पता होगा कि लिटमस जनरली जो है 2 कलर का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस, ठीक है। तो अगर आपके पास रेड लिटमस है, उसको अगर आप कोई बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही डालते हैं, डिप करते हैं, तो उसका कलर देखिएगा कि ब्लू हो जाएगा। देखेंगे भी सारा, हम लोग एक एक करके डिटेल में सारा इमेज के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसे ही आपके पास कोई आपका रेड कलर का लिटमस है, अगर बेसिक सॉल्यूशन, तो आप बोलिएगा सर बेसिक सॉल्यूशन कहाँ से लाए हम लोग, अगर हम लोग को जानना है, चेक करना है तो कहाँ से लाए। तो कुछ मत कीजिए, आपके घर में जो सर्फ है उस सर्फ को थोड़ा सा घोल लीजिए किसी भी कटोरी में, और उसमें आप एक इंडिकेटर जो है, जो भी आपका लिटमस पेपर है उसमें डाल के देखिए, उसका कलर जो है पूरा का पूरा उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, तुरंत आपका ब्लू में हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको लिटमस को वेस्ट नहीं करना था, यार मेरे पास रेड ही अच्छा लग रहा था, हमको रेड कलर हमको ज़्यादा पसंद आता है, तो फिर से उसको रेड में चेंज कर दो। तो सर अभी कैसे होगा, तो एक नींबू लीजिए, नींबू काट करके उसका रस को निकाल लीजिए और उसमें उस लिटमस पेपर को वापस डाल दीजिए। देखिएगा जो उसका कलर था वापस ब्लू से रेड में बदल जाएगा। तो ये कोई जादू नहीं है, एक छोटा सा खेल है। और वो किसका, इंडिकेटर का। तो हम लोग क्या बोले कि इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसके माध्यम से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है और कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का इंडिकेटर होता है। ओके, तो इंडिकेटर जो है जनरली उसको 3 भाग में पार्टिसिपेट किया गया है। एक को बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है उसको हम लोग 3 भाग में क्लासीफाई करते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलेंगे, तो वैसा इंडिकेटर जो हमारे नेचर में खुद ब खुद उपलब्ध हो। तो हमारे नेचर में कहाँ से उपलब्ध होगा, क्या कोई फ़ोन करके मंगाएगा, पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ना। तो जो हमारे नेचर में है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नेचर में कहाँ प्रेजेंट है, तो जैसे आप देखे होंगे कि नेचर में सर जो हमारे पास प्लांट है या कुछ एनिमल्स के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। तो प्लांट से कौन कौन सा लिया जा सकता है, तो इसमें आपका जो सबसे पहला है लिटमस। ओके, लिटमस जो है एक क्या है, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो एक हो सकता है आपका टर्मरिक, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है आपका रेड कैबेज। ओके, और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा जितना भी देखें आप, हिबिस्कस का फ्लावर अगर आप देखे होंगे तो भी एक तरह का क्या है, इंडिकेटर के रूप में काम करता है। तो कैसे करता है, तो लिटमस जो है कौन सा प्लांट से लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लिटमस जो है एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और उस प्लांट को बोला गया है लाइकेन। बहुत सारे लोग इसको लाइचन भी पढ़ते हैं, बट इसका सही वर्ड जो है वो है लाइकेन, एच यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। ओके, तो लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। अभी लाइकेन प्लांट क्या है, लाइकेन प्लांट आया कहाँ से, क्या होता है लाइकेन प्लांट, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि लाइकेन प्लांट जो है वो क्या होता है, कहाँ से आया गया, कौन सा फाइलम से लिया गया है। तो लाइकेन जो है एक प्लांट किंगडम है थाइलोफाइटा, ठीक है। तो थाइलोफाइटा से लिया गया है या थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 में। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर को पलट के देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि लिटमस जो ऑब्टेन किया जाता है वो कौन सा प्लांट से किया जाता है और कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है। तो इसका जवाब होगा लिटमस जो है लाइकेन प्लांट से बिलोंग करता है, लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और ये थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। इसी में एक और पॉइंट आपको जानना है, क्या है कि आप जब पहला चैप्टर पढ़े होंगे लाइफ प्रोसेस, तो उसमें एक चीज़ बताया गया है कि कितना तरह का आपका न्यूट्रिशन होता है। तो लाइकेन में जो न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, तो वैसा न्यूट्रिशन जो 2 प्लांट से मिल करके या 2 जो फैमिली है उस पर मिल करके बिलोंग करता हो। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन लाइकेन जो कर रहा है, तो किस पे 2-2, एक हो गया आपका अलगी और दूसरा हो गया फंगी। ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है प्लांट, इसलिए इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या इसको सहभोजी भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो अलगी पे वो अपना फूड के लिए डिपेंड है और फंगी पे अपने खाने के लिए डिपेंड है। तो इंडिकेटर में हम लोग किसका बात कर रहे हैं अभी, तो सबसे पहला बात करें नेचुरल इंडिकेटर का।
नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन सा इंडिकेटर हो गया? तो नेचुरल इंडिकेटर में आपका हो गया लिटमस। तो लिटमस के बारे में क्या देखें कि लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन प्लांट एंड लाइकेन बिलोंग फ्रॉम थाइलोफाइटा ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टर्मरिक का। तो टर्मरिक जो है ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसको आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानते हैं? तो आप देखे होंगे कि जब घर में आप बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन जब खाना बनता है, खास करके तब जब थोड़ा चिकन मटन बन जाए, थोड़ा ज़्यादा तेल मसाला वाला हल्दी वाला जब रह जाए, तो जब उसको साफ़ करने के लिए लड़की लोग को बढ़िया अनुभव होगा इसका, शायद लड़का लोग को भी होगा जो भी बैचलर होंगे, जो हॉस्टल में रह रहे होंगे, लॉज में रह रहे होंगे, उन लोग को भी पता होगा कि जब आप खाने के बाद जब आप बर्तन को साफ़ करते हैं तो जैसे ही उस पर आप साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने के बाद देखिएगा उसका कलर जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, जो पीलापन था वो पीलापन से वो रेडिश ब्राउन में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि टर्मरिक जो है जहाँ पे उसको बेसिक सबस्टांस मिलेगा, तो बेसिक सबस्टांस के प्रेजेंस में इसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो सर एसिड में कैसा कलर देगा? तो बाबू इसमें ध्यान रखना है कि एसिड में इसमें कोई चेंज नहीं है, येलो है तो येलो ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस बशर्ते लिटमस में क्या था? तो लिटमस में आपको पता है कि दो तरह का लिटमस होता है, एक रेड और एक ब्लू। अभी इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रेड कैबेज। तो रेड कैबेज भी होता है क्या? खाया है कभी कोई? हम तो अभी तक ग्रीन कैबेज ही खाए हैं भाई। अगर कोई रेड कैबेज खाया हो तो बताना हमको, हाथ रेज करना, थोड़ा कमेंट में बोलना, यह सब टेस्ट करके बताना कैसा होता है ना। तो रेड कैबेज जो है वो भी एक तरह का क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ये भी आपका एसिड में और बेस में अलग अलग कलर देगा। एसिड में आपका हल्का रेडिश कलर देगा और बेस में जब डालेंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आगे थोड़ा सा लिटमस के बारे में डिटेल हम लोग को जानना है कि लिटमस जो है कैसे चेंज करता है अपना कलर को। देखिए तो लिटमस जो है तो जनरली लिटमस आपका दो कलर का है, एक आपका रेड कलर और एक आपका ब्लू कलर। ठीक, तो लिटमस दो तरह का चीज़ में आता है, दो केमिकल फॉर्म में आता है, एक आता है पेपर फॉर्म में और दूसरा आता है केमिकल फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, जिसको लिटमस सॉल्यूशन बोला जाता है और एक को लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। तो जो रेड कलर का लिटमस है तो क्या होगा, अगर रेड कलर के लिटमस को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, मतलब इसका कलर रेड का रेड ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको बेस में डालेंगे इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, रेड से ब्लू में चल जाएगा। और जैसे ब्लू कलर का लिटमस है इसको अब रेड, अब एसिड और बेस में डाल के देखिए क्या चेंज होता है। तो एसिड में डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो इसका कलर जो है वो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इतना सा बात आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिकेटर क्या है और इंडिकेटर का कितना टाइप्स है। उसमें से जो मेन बात है वो हम आपको बता चुके हैं, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आपका इंडिकेटर का दूसरा टाइप। तो नेक्स्ट टाइप जो आपका इंडिकेटर का है वो आपका सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोला जाता है इसको, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर किसको बोला जाता है? वैसा इंडिकेटर जो मैन मेड हो या लेबोरेटरी में जिसको बनाया जा सके, जो कोई प्लांट से आपका ऑब्टेन नहीं किया जाए, तो उस तरह के इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर में कौन कौन आ जाएगा? तो देखिए आपके सामने वहाँ पे लिखा हुआ भी था, फिर से हम एक बार ऑन कर देते हैं, देख लीजिए कि क्या आपके पास है। देखिए सामने आपका दो नाम दिया हुआ है, एक है फिनोप्थिलीन का और एक है मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बढ़िया से, फिनोप्थिलीन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखने में इसको गलत करते हैं। पूरा स्पेलिंग बढ़िया से देख लेना। तो PHENO, फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन का स्पेलिंग में क्या हो जाएगा? फिनॉल। फिनॉल का नाम तो सुने ही होंगे, PHENOL, फिनॉल। उसके बाद फेथिलीन, PHTHALINE। ठीक है, बहुत लोग को पढ़ना भी नहीं आता होगा तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेना बाबू, PHENOL, फिनॉल। यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फेथिलीन, PHTHALINE, फिनोप्थिलीन। कमाल का चीज़ है, जादूगर लोग इसका इस्तेमाल करता है बाबू, तुम लोग भी सीख लो, जादू बन जाएगा। अरे कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में, कम से कम जादू बना दिखा के पैसा कमा लेना, क्या दिक्कत है ना। जिसको बोलते हैं ना हम लोग जादू करता है, सर जादू कुछ नहीं, हाथ का सफाई है, देखो कैसे करता है। वो लोग केमिस्ट्री बढ़िया जानता है। कभी देखा है
जो पंडित लोग, जो बाबा लोग होता है, ऐसे छीट देता है, आग लग जाता है। कैसे? बताओ, तुम लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, तुम लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि कौन सा केमिकल है जो एयर के संपर्क में आते ही आपका जल जाता है। चलो अब सोचना थोड़ा, तब पता चलेगा बाबा जो है बाबा है या फिर कोई ढाबा है। नेक्स्ट आपका मिथाइल ऑरेंज। तो जनरली हम लोग को ये दो केमिकल्स के बारे में पढ़ना है जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। एक है फिनोप्थेलिन, देखो नाम पूरा है फिनोप्थेलिन, लेकिन पढ़ने के समय में एल साइलेंट कर देना। तो फिनोप्थेलिन, और इस दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो दोनों का जो कलर है, कौन सा कलर देता है उसके बारे में आपको जानना है। तो दोनों का दोनों आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। फिनोप्थेलिन को जब एसिड में डालेंगे, जनरली इसका कलर, नॉर्मली इसका कलर जो होगा वो कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, ठीक है, कोई भी कलर का नहीं होगा, जस्ट लाइक पानी कैसा होगा, अभी बताएंगे जादू कैसे होता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, तो नाम में ही क्लियर है इसका कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। क्लास में एक बार हम पूछ रहे थे क्लास में कि बताओ बाबू मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा, तो सब कोई बोल रहा है येलो, कोई बोल रहा है ग्रीन, कोई बोल रहा है रेड। अरे नाम में ही कलर है भाई, ऑरेंज कलर है ना। तो याद रखना कम से कम, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। अब फिनोप्थेलिन का कलर कैसा होगा, तो कलरलेस होगा, ठीक है। लेकिन जब फिनोप्थेलिन को हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या होगा इफेक्ट, और बेस में डालेंगे तो क्या होगा इफेक्ट। तो एसिड और बेस में फिनोप्थेलिन अलग अलग चीज़ दिखाएगा। एसिड में इसका कोई चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे कलरलेस ही रह जाएगा, कलरलेस। और बेस में जब डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक, ठीक है। अब जादू कहाँ था सर, सुनो जादू कहाँ था। मान लो तुम्हारे पास कोई आपके एक फिनोप्थेलिन है एक गिलास में, हमको पता नहीं है कि हम मेरे पास क्या है, ना तुमको हम बताए हैं। हम एक लिए आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें फिनोप्थेलिन डाल दिए, एक में एसिड रख लिए, एक में बेस रख लिए। आपको पता है कि एसिड का भी कलर जो है कलरलेस होता है, बेस का भी कलर कलरलेस होता है। तीनों चीज़ को हम मिक्स कर दिए हैं मस्त आपके सामने। अब क्या करेंगे, देखो बाबू, तुम्हारे पे अगर भूत सवार होगा तो जैसे ही पानी को हम इसमें डालेंगे पानी पिंक हो जाएगा। अब तुमको क्या पता होगा एसिड है कि बेस है ना। तो जैसे एसिड लिए और उसमें क्या किया कि एक बूंद दो बूंद डाल दिया फिनोप्थेलिन को, देखो कोई चीज़ नहीं हुआ, मतलब इसको कुछ नहीं हुआ है, ये आदमी चोरी नहीं किया है। अब दूसरा को पकड़ाया वही गिलास, अब दूसरा को डाल दिया बेस, इसका पानी का कलर कैसा हो गया, पिंक। तो क्या बोलेंगे उसको कि यही चोरी किया है, यही इसी को भूत पकड़ा हुआ है ना। अब बोलेगा भूत भगाना है, तो भूत भगाने के लिए क्या करेगा, झाड़ेगा, फूकेगा, तुमसे पैसा लेगा और फिर वही पानी पकड़ा देगा, बोलेगा डालेगा वो पिंक है, बोले रुको रुको अभी नहीं, थोड़ा सा उसमें और एसिड डाल देगा, तो क्या हो जाएगा, बेस जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और जहाँ एसिडिक होगा तो फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। तुमको लगेगा वाह ये तो जादू है, बट इट इज़ नॉट अ मिराकल, इट इज़ साइंस, इट इज़ केमिस्ट्री। ओके क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास जो है अगला, अब बात देखते हैं कि कौन सा केमिकल जो है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में तो हम लोग देख चुके हैं, जो आपके सामने दिख रहा है कि आपका स्क्रीन पे, कि कैसे आपका एसिड में डालने पे ब्लू हो जा रहा है, कैसे आपका डालने पे रेड हो जा रहा है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा टेबल खुला हुआ है, उसमें आपका दिखा हुआ है किसका क्या चेंज है, क्योंकि सबका अलग अलग बताने से बहुत लंबा भी हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिनोप्थेलिन के बारे में बता चुके हैं। मिथाइल ऑरेंज में क्या दिख रहा है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा कि मिथाइल ऑरेंज जो है उसका नेचुरल कलर आपका ऑरेंज है। एसिड में डालेंगे तो इसका कलर आपका पिंक हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो कलर इसका येलो हो जाएगा, ठीक है। याद करना होगा, ये टेबल आपको याद करना होगा, क्योंकि टेबल से क्वेश्चन आपका श्योर है कि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एक टेबल से ही सिर्फ रहेगा। अब आपको विश्वास नहीं है तो एग्जाम से आने के बाद देखना, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए तो 2 तरह का इंडिकेटर हो गया, पहला हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी का नाम जो है वो आपको पता होगा, जैसे ही नाम सुने होंगे तो सर अगर बायोलॉजी का 2nd चैप्टर अगर आप पढ़े हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हम देखे होंगे वहाँ पे कि सर ये स्मेल के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मेल के लिए। तो जो स्मेल के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो 3 तरह का इंडिकेटर जनरली यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एक है आपका ऑनियन जूस, प्याज का जो रस है, दूसरा है वेनिला एसेंस, ठीक है, वेनिला एसेंस, जो वेनिला हम लोग यूज़ करते हैं केक वगैरह में फ्लेवर में डालने के लिए, और एक है क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब क्या होता है, तो लौंग का नाम सुना होगा। तो ये 3 चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन,
ऑनियन जूस, वेनिला और क्लोव ऑयल। इसमें क्या पहचानने का तरीका है, देखो इसके द्वारा एसिड और बेस को आप कैसे पहचान सकते हो। अगर एसिड में हम इन तीनों में से कोई भी केमिकल को डाल दें तो वहाँ पे स्मेल कंटिन्यू बना रहेगा जैसा स्टार्टिंग में बना हुआ था। जैसे प्याज का जैसा सेंट है वो एसिड में अगर डाल दे तो वहाँ पे स्मेल उसका देगा ही देगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम बेस में डाल दें तो इसका स्मेल खत्म हो जाएगा, स्मेल लेस हो जाएगा, स्मेल लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही इसको हम लोग किस में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका स्मेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग अभी तक यहाँ पे 8 इंडिकेटर के बारे में बात किए हैं। आपको 8 इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। टेबल सामने है, आप टेबल पे देख सकते हैं। पहला इंडिकेटर का बना हुआ है, दूसरा है आपका न्यूट्रल कलर उसका, तीसरा में एसिडिक है और चौथा में बेसिक है। फर्स्ट में है लिटमस, नेचुरल कलर उसका पर्पल होता है, एसिड में रेड कलर देगा, बेसिक में आपका ब्लू कलर देगा। रेड कैबेज जो है उसका नेचुरल कलर रेड होता है, एसिडिक में रेड होगा और बेस में ग्रीन होगा। यहाँ तक में कोई उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा है टर्मरिक, तो टर्मरिक जो है येलो कलर का होता है, एसिड में येलो ही रहेगा, नो चेंज, और बेस में रेडिश ब्राउन हो जाएगा। चौथा है फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का नेचुरल कलर है आपका कलरलेस और एसिड में जो है वो भी कलरलेस होगा, बेसिक में इसका कलर पिंक हो जाएगा। पांचवा है मिथाइल ऑरेंज, जिसमें आपका ऑरेंज कलर इसका नेचुरल है, आपका एसिड में देगा आपका कैसा पिंक कलर या रेड कलर और बेसिक में हो जाएगा येलो कलर। ठीक, ऑनियन जूस, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, ये तीनों का तीनों इसका न्यूट्रल मतलब स्मेल होता है, एसिड में डालेंगे तो भी स्मेल देगा और बेस में डालेंगे तो स्मेल लेस हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब जो हम लोग का आपका मेन टॉपिक है, एसिड्स। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा इंडिकेटर है। तो देखिए आपके पास जैसे यहाँ एसिड, बेस और इंडिकेटर के बारे में बताए हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है। देखो तो सबसे पहले एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से आया, कौन दिया, तो एसिड जो वर्ड है ये भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। एसिड जो है वो भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन वर्ड कौन सा है, एसिडस, एसिडस, जिसका मतलब होता है सॉर, मतलब खट्टा। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो, सॉर हो, उसको हम लोग बोलते हैं खट्टा। ठीक, और इसमें आपका लिटमस का क्या इफेक्ट होगा, तो सर लिटमस जो है आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड। इतना बात क्लियर होना चाहिए पहले। और टेस्ट कैसा है, तो खट्टा है। यहाँ तक तो क्लियर है, टेस्ट आपका सॉर हो जाएगा और लिटमस जो है ब्लू से रेड में चेंज जाएगा। अब एक साइंटिस्ट जो थे, बहुत सारे आपका एसिड का डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे एरेनस, ARRHENIUS, एरेनस। इनके आधार पे बोला क्या गया था, एसिड का बड़ा अच्छा डेफिनेशन इन्होंने बताया था कि एसिड एक वैसा सब्सटेंस है जिसको जब पानी में डाला जाए तो H+ आयन में टूटेगा या फिर H3O+ आयन में टूटेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक HCl है, HCl को अगर हम तोड़ दें तो क्या टूटेगा, H+ और Cl- में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी H+ इसको किस में तोड़ेंगे, तो पानी में जब भी टूटेगा तो आपका एक्वस सोल्यूशन का बात किया जाएगा, क्योंकि ड्राई HCl लिटमस पेपर में क्या किसी में कोई चेंज नहीं देगा। जब भी बात होगा तो एक्वस सोल्यूशन में बात होगा। तो इस H+ को अगर हम लोग H2O के साथ मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, सर हाइड्रोजन 2 था और एक यहाँ हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, तो H3O हो जाएगा और प्लस। तो जो H3O है इसी का नाम दिया गया है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। तो क्या बोला गया, देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या समझाएं कि आपके पास क्या है, एक HCl है, HCl को तोड़े तो H+ और Cl- में टूटा है। इसमें से उस H को जो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाएगा, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बोला गया कि किसी भी एसिड को अगर हम लोग वाटर के प्रेजेंस में तोड़े तो या तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन में टूटेगा। यह है आपका एसिड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो दिया गया किनके द्वारा, एक साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट एरेनस के द्वारा। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एसिड जो है कितना टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड। तो जनरली आप लोग जो है एसिड अगर पढ़े भी होंगे तो देखे होंगे 2 तरह के एसिड होता है सर, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हम लोग यहाँ 6 तरह का एसिड बात करेंगे, ठीक है। तो एसिड जो है हम लोग 6 तरह का बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो एसिड का क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा एसिड का क्लासिफिकेशन। तो एसिड के क्लासिफिकेशन में जो पहला बात बोला गया है कि किसके किसके आधार पर बांटेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, सोर्स के आधार पे। तो सोर्स के आधार पे मतलब कहाँ से उसको ऑब्टेन किया गया है, या तो एनिमल से या तो प्लांट से, यही 2 सोर्स है। तो अगर सोर्स के आधार पे बात किया जाए तो एक को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरे को बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो वैसा एसिड जो हम लोग कहाँ से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करें, या तो प्लांट से ऑब्टेन करें या तो फिर एनिमल से ऑब्टेन करें, प्लांट एंड एनिमल से। प्लांट या एनिमल से जो ऑब्टेन किया जाएगा उसको बोला जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड जो आपका केमिकल से बने, मतलब लेबोरेटरी में बन सकता है, ठीक है। किस से बनेगा, तो केमिकल से बनेगा। ये 2 टाइप ही हो गया। तीसरा टाइप जो आपका बांटा गया है वो डिसोसिएट इन वाटर, मतलब पानी में जो टूट रहा है उसके आधार पे, डिसोसिएट इन वाटर, पानी में टूटने के आधार पे इसको बांटा गया है कि कौन कौन सा पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट जो आपका है वो आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो पानी में पूरे तरीके से टूट जाए, है ना, फुली डिसोसिएटेड इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फुली डिसोसिएटेड, फुली डिसोसिएटेड, और इसको पार्शियली डिसोसिएटेड, मतलब टूटेगा तो जरूर लेकिन पूरा नहीं टूट पाएगा। कैसे सर, जैसे मान लो तुमको हम 5 रोटी दे दिए, है ना, अब तुमको 5 रोटी दे दिए और तुम खा के 5 रोटी खत्म कर दिया, तो क्या हो गया, पूरा थाली कंप्लीट, पूरा साफ। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई भी एसिड है वो पानी में हाइड्रोजन आयन को पूरा तरीके से अगर तोड़ दे रहा है तो उसको बोला गया है स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर बढ़िया से तोड़ नहीं पा रहा है, या अगर मान लो 5 रोटी दिए, अब तुम क्या किया कि खाया आधा रोटी उसी में छोड़ दिया कि सर कच्चा है, ये कहा के छोड़ दिया, तो क्या हो गया, कुछ बच गया ना। तो वैसे कंडीशन में उसको बोला जाएगा वीक एसिड, मतलब पूरा कंप्लीटली पानी में डिसोसिएट नहीं हो रहा है। क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी जो है आपका, तीसरा जो टाइप है उसके आधार पे भी 2 भाग में बांटा गया है। तो तीसरा टाइप किसके आधार पे बांटा गया है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का अमाउंट उसमें कितना ज़्यादा प्रेजेंट है उसके आधार पे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कभी दारू पिया है, हाँ, दारू देखना कि जब अगर कोई पीता है, हम ही नहीं बोल रहे कि पीने के लिए तुम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, हम बताना ही चाह रहे हैं कि अगर जब दारू का देखना, जब पैक बनता है ना, तो देखना या तो कोई लोग क्या करता है, दारू ज़्यादा डालता है, पानी कम डालता है, कोई क्या करता है दारू एकदम दारू इतना सा डालता है, पानी भर गिलास, होता है ना। तो उसी के आधार पे यहाँ पे बांटा गया है इसको, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के आधार पे। एक है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड एसिड कहने का मतलब है वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो। और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब है वैसा एसिड जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो। क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, वैसा एसिड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किया जाए। इनऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, वैसा जो आपका लैब में बने, केमिकल के द्वारा बनाया जाए। आपका आगे क्या बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन इन वाटर, तो वाटर में आपका वाटर के आधार पे जो टूट रहा है, एक मिनट, चलिए देखिए दूसरा जो बात करें हम लोग डिसोसिएशन वाटर, मतलब पानी में जो पूरा टूट जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पूरा अगर टूटा नहीं तो वीक एसिड। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन के आधार पे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। आप देखेंगे जितना भी बाजार में एसिड मिलता है वो सारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, हम लोग उसको बनाते हैं। कभी कभी देखना आपके लैबोरेटरी में अगर आप गए होंगे तो उसमें n/10 लिखा रहता है या 10% ऑफ एसिड लिखा रहता है। तो 10% ऑफ एसिड कैसे बनाया जाता है,
कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, अभी फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मेलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रिजर्वेटिव के जैसा काम कर रहा है, जिसमें अगर किसी सब्सटेंस को आप डाल के रख देते हैं तो क्या होगा, कभी भी खराब नहीं होगा, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। लेबोरेटरी में आप देखेंगे शीशा में बंद कुछ आपका जितना भी स्पेसिमेन वगैरह रखा जाता है तो उसमें फॉर्मेलिन को ही यूज किया जाता है। तो ये 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा कैसे सर, तो 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप 100 ml का बना रहे हैं तो जितना परसेंट का बात किया है उतना परसेंट आप उसमें डाल दो, क्या जो भी बात बोला है, इसे फॉर्मल्डिहाइड बोला है, तो 40 ml फॉर्मल्डिहाइड या 40 ग्राम में बात करेंगे, 40 ग्राम। और अगर बाकी 60 ml जो है वो हो जाएगा डिस्टिल वाटर, ठीक है। अगर जैसे अभी बैटरी में जो पानी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखना 10% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसके लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, 10% मतलब 10 ml ले लेंगे हम लोग क्या, H2SO4 कंसनट्रेटेड वाला, और 90 ml जो है उसमें डाल देंगे हम लोग डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर किसको बोलते हैं, प्योर वाटर, 100% प्योर, नल वाला पानी नहीं, डिस्टिल वाटर अलग आता है, नल वाला पानी को टैप वाटर बोला जाता है। टैप वाटर में क्या पहचान है, दोनों में क्या फ़र्क है, तो टैप वाटर में आप देखना कि इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाएगा क्योंकि उसमें आयंस का अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वही बात किया जाए डिस्टिल वाटर में तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है क्योंकि उसमें आयन का अमाउंट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। इसको 100% प्योर पानी बोला जाता है, और ये हो गया आपका क्या, इम्प्योर या डाइल्यूटेड बोल सकते हैं। तो अब बोलिएगा सर जो हम लोग पानी खरीद के पीते हैं वो क्या होता है, वो डिस्टिल वाटर होता है क्या, जी नहीं, वो डिस्टिल वाटर नहीं होता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, सिर्फ उसमें जितना भी केमिकल्स है उस केमिकल्स के अमाउंट को उसमें बैलेंस किया जाता है कि जो SPM बहुत ज़्यादा ना हो जाए ताकि हम लोग को बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, वरना वो भी डिस्टिल वाटर नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर जनरली आपको जहाँ केमिकल्स मिलता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट आपका है कि कौन कौन सा सोर्स है ऑर्गेनिक एसिड का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो दो चीज़ है, एक है ऑर्गेनिक एसिड, और उस ऑर्गेनिक एसिड में किस में पाया जाता है उसका सोर्स का नाम, जैसे अभी हम बोले थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, तो कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। तो एक छोटा छोटा सा चीज़ है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको पता होगा क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड कहाँ किस में पाया जाता है, तो विनेगर का नाम सुनेंगे, सबके घर में विनेगर है जो अचार वगैरह में डाला जाता है, चाउमीन में डाल के खाते हो, है ना। तो क्या एक तरह का एसिड है, एसिटिक एसिड, विनेगर है ना। उसके बाद दूसरा क्या बात किया गया है, एक है सिट्रिक एसिड, तो एक हो गया विनेगर, देखिए सामने टेबल बना हुआ है, दोबारा बनाने का मतलब है नहीं। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में है, दूसरा आपका क्या बोल रहा है, सिट्रिक एसिड, जो सबसे कॉमन एसिड है आपका, जो हम कहीं भी मिल जाएगा। तो आपके घर में नींबू होगा, या संतरा जो आप खाते हैं, या मौसमी जो का जूस पीते हैं, वो सभी का आपका टेस्ट जो है हल्का खट्टा होता है। तो कारण क्या है, उसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड, तो टार्टेरिक एसिड का मतलब क्या हो गया, नाम से ही क्लियर है, T फॉर टार्टेरिक और T फॉर टेमरिंड, है ना। मतलब जो इमली में जो एसिड पाया जाता है, टेमरिंड मतलब होता है इमली, तो इमली में पाए जाने वाला एसिड को हम लोग बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। और यही एसिड आपका ग्रेप्स में भी पाया जाता है जब ग्रेप्स खट्टा होता है, मतलब कच्चा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होगा, तो टोमेटो में होगा। तो फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया तो इसका ज़्यादा चांस क्या है कि आपकी किडनी में स्टोन हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में सलाद में कच्चा टमाटर भी खाना नुकसानदायक है। क्लियर। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो सर दही में मिलेगा, है ना। तो दही कब बनता है, तो कर्ड जो है वो कब बनता है, तो कर्ड बनता किससे पहले ही बताओ, तो मिल्क से बनता है। उसमें एक आपका बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस नाम से क्लियर है, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है लैक्टिक एसिड। करता क्या है, तो जो हमारे दूध में लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर को चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो दही में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर पूछा जाए एप्पल में, तो एप्पल भी खट्टा होता है जब कच्चा होता है, देखना सब एप्पल मीठा नहीं होता है, कुछ एप्पल खट्टा भी होता है, या फिर कच्चा जब होता है तो एप्पल का टेस्ट खट्टा होता है। तो ऐसे कंडीशन में एप्पल में जो एसिड पाया जाएगा वो कहलाएगा आपका मेलिक एसिड। और बनाना में भी सेम एसिड पाया जाता है जब भी कच्चा होता है। तो कुछ एसिड का यहाँ पे टेबल है आपका,
आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या एसिड पाया जा रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड खत्म, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड में क्या बोले कि वैसा एसिड जो मिनरल से बने, जो लैब में प्रिपेयर हो। जैसे हम लोग बोलते हैं HCl, H2SO4, HNO3, नाम तो उम्मीद है सबका आना चाहिए सभी को। HCl मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कॉमन नाम है। अगर केमिकल नाम बात किया जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे। HNO3 कॉमन नेम है नाइट्रिक एसिड, ऐसे बोलेंगे तो हाइड्रोजन नाइट्रेट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये सारा एसिड जो है वो आपका कहाँ मिलेगा? तो सारा का सारा एसिड जो है मिनरल से बना हुआ होता है, इसलिए इसको बोला गया है इनऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कि जितना भी एसिड है इस सब का सब डेंजर एसिड है, ये कोरेसिव नेचर का होता है। कोरेसिव नेचर का मतलब क्या हो गया? ज्वलनशील। अगर आपके स्किन पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़ गया तो स्किन को जला सकता है, कपड़ा को जला सकता है, लकड़ी को जला सकता है। ठीक है, इसलिए बैटरी में बोला जाता है कि जो यूज किया जाता है एसिड, तो एसिड कौन सा है? H2SO4। और एक और मज़ेदार बात सुन लो कि अगर पूछा जाए किंग ऑफ केमिकल किसको बोला जाता है, तो किंग ऑफ केमिकल भी होता है क्या? अरे किंग ऑफ वेजिटेबल जब आलू हो सकता है तो किंग ऑफ केमिकल का ही नहीं हो सकता है। तो किंग ऑफ केमिकल कौन है? H2SO4, किंग ऑफ केमिकल्स। अब बताओ आलू को सब्जियों का राजा क्यों कहते हैं? बताओ तुम लोग, थोड़ा सोच के बताओ हमको, आलू को सब्जियों का राजा क्यों कहते हैं? बोलो बोलो, क्या उसकी बहुत सारी रानियां हैं इसलिए? नहीं ना, तो क्यों? क्योंकि आलू जो है एक ऐसा सब्जी है जो उसको किसी के साथ भी यूज किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा यूज है, मल्टी यूजेज है। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका भी मल्टी यूज है, जिसके वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। बहुत सारे केमिकल्स इससे बनते भी हैं और बहुत सारे केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो दूसरा था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बोले कि वैसा एसिड जो पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, किस में? H+ आयन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आपका ऑर्गेनिक एसिड। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सब सिर्फ क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है कि सर क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं एक बार सोर्स के आधार पे, एक बार कर रहे हैं किसके आधार पे? तो आपका पानी में डिसोसिएशन के आधार पे, एक बार बात किसके कर रहे हैं? कंसंट्रेशन के आधार पे। कुल मिला के अगर देख लिया जाए तो इनऑर्गेनिक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और तीसरा क्या था? कंसंट्रेटेड एसिड। सबका सब एक ही है, सबका एग्जाम्पल सेम है आपका HCl, H2SO4, HNO3। क्यों सर? क्योंकि जितना है इसमें कहीं कार्बन दिख नहीं रहा है, तो कार्बन का कंपाउंड हुआ नहीं, मतलब इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक से गिनती में गया। दूसरा जितना भी बना हुआ है सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा ये सब केमिकल से बना हुआ है, ये सारा लैब में प्रिपेयर होता है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर पड़ गया तो नुकसान करेगा। तो वीक एसिड किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग खा भी सकते हैं, जैसे अभी बताए थे विनेगर, उसके अलावा नींबू में साइट्रिक एसिड, ठीक है, उसके अलावा मेलिक एसिड। तो ये सारे एसिड क्या होंगे? वीक एसिड होंगे, और ये सारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एसिड है जो एंड के स्टिंग में पाया जाता है? एंड स्टिंग या बी स्टिंग, चींटी के डंक में या फिर आपका मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला आपका जो एसिड है कौन सा है? चलो थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं पता है? कोई बात नहीं, हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मिक एसिड। तो इसमें कोई बच्चा तुरंत सवाल उठाएगा, सर हम लोग तो मिथेनोइक एसिड पढ़े थे, अब फॉर्मिक एसिड बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, इसी को मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम है, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। चलिए अब बात करते हैं, सर इसका फॉर्मूला भी बता ही दीजिए, तो देख लो, HCCOH, HCOOH है ना। ये जो फार्मूला आपका मिथेनोइक एसिड का है, इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है? जितना भी चींटी जो काटता है देखना फूल जाता है, वहाँ स्वेल हो जाता है, या मधुमक्खी काटा तो मुंह कभी देखना ढकना बन जाएगा। तो सारा कहाँ से आ रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो ये आपका एसिड की वजह से होता है। तो इससे बचने का उपाय बता दीजिए सर। अरे जब काट ले मधुमक्खी कभी तो कुछ मत करना, जाके तुरंत वहाँ पे साबुन से मुंह धो लेना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो साबुन में बेस है, वो काटा है उसमें एसिड है, दोनों मिलेगा न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कंसंट्रेटेड
और डाइल्यूट, उम्मीद है दोबारा बताने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। कंसनट्रेटेड एसिड वैसा एसिड को बोला जाएगा जिसमें वाटर का अमाउंट ना के बराबर, मतलब 100% प्योर एसिड बोल सकते हैं या 90% प्योर एसिड बोल सकते हैं। और डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब है एक छोटा सा बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, जैसे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में फ़र्क तो बता दिए सर, लेकिन होता कैसे है डाइल्यूशन? यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि डाइल्यूशन होता क्या है। तो एक बात ध्यान देना कि आपके पास एसिड भी है और वाटर भी है। तो हम लोग जब बनाएंगे, जैसे इधर देखो, यहाँ पे आपके पास एसिड है, इधर वाटर है, तो पानी में एसिड को डालेंगे या एसिड में को पानी में डालेंगे? तो सर बात तो दोनों बराबर है, कान इधर से छुइए चाहे इधर से छुइए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लेकिन ये बात बोलने के लिए ठीक है, केमिस्ट्री में करना मत, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, है ना? कैसे? अगर आप एसिड को पानी में डालोगे तो होगा क्या कि एसिड जो है वो धीरे धीरे पानी में मिलेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से आप वाटर को एसिड में डाल दिए तो क्या होगा? तो एसिड जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा और पानी जैसे उसमें जाएगा, एक जो प्रोसेस है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें हीट बाहर होगा और जिस भी चीज़ में आप रिएक्शन को कर रहे हैं इतना तेज़ी से ब्लास्ट करेगा कि पूरा आपका मुंह कान में पड़ सकता है, आपका चेहरा को ख़राब कर सकता है, साथ में जिस जगह पे भी गया आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। तो ये बात ध्यान रखना। तो एक जो थर्मिक प्रोसेस है, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन जो है घुमाने के लिए दे देता है कि कौन कौन सा प्रोसेस है, इन विच प्रोसेसेस आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस, लिख देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिला रहे हैं तब, दूसरा एसिड में वाटर को मिला रहे हैं तब, तीसरा आपका कोई भी जो हीटिंग सबस्टांस है जैसे कार्बन ऑक्सीजन को जला रहे हैं तब। तो एक बात दिमाग में रखना, जिसमें हीट बाहर निकले वो सब एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो डाइल्यूशन का प्रोसेस जो है वो भी एक्जोथर्मिक है। इसमें हम लोग एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिला सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एसिड का प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो एसिड का जो प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज भी दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। तो एक बात बताओ, आपके सामने भी हम प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं ना सभी को? आपके सामने हम अभी प्रेजेंट है, तो बताओ हम कैसे दिख रहे हैं? तो कोई बोलेगा सर चंदला है, बाल थोड़ा उड़ा उड़ा है, गाल थोड़ा फूला फूला है, देखो सोले डोले भी ठीक है ना? तो देख के जो बता पा रहे हो उस प्रॉपर्टी को बोला गया फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? मतलब किसी भी चीज़ को जो आप बिना टेस्ट किए भी, बिना सिर्फ देख के बता रहे हो या टेस्ट करके, मतलब ऊपर से होता है ना कि किसी लड़की को भी बगल कोई जा रही है तो देख के ऊपर से नीचे तुम लोग पूरा उसका स्कैन कर देते हो, सीटी स्कैन। उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर किसी को आप देख करके आप उसका प्रॉपर्टी को जो आइडेंटिफाई करते हैं उसी को बोला गया फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल, जो उसका केमिकल नेचर किस चीज़ से बना हुआ है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, उसके आधार पर निकाला जाता है, उसको बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ सॉर इन टेस्ट। टेस्ट कैसा होगा? तो सर खट्टा होगा। तो ये तो शुरू से बताते आ रहे हैं अभी हम कि एसिड का टेस्ट कैसा होगा, तो खट्टा होगा। उसके बाद दूसरा क्या बताए थे कि सर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अभी एक चीज़ और बताए थे कि कोरेसिव होता है, मतलब डेंजर होता है। कोरेसिव इन नेचर मतलब खतरनाक होगा, जो स्किन को जला सकता है, बर्न कर सकता है ना? और क्या है? तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसा भी होता है क्या, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है? करके दिखाना थोड़ा। तो क्या करेंगे, देखो तुरंत में क्या करना है कि एक यहाँ पे इसका सर्किट तैयार करना, ये बल्ब हो गया, इधर से प्लस इधर से माइनस, है ना? दोनों तार ले जाना, यहाँ पे डाल देना है एसिड को, और इसमें एक तार को इधर से डुबा देना और एक तार को इधर से डुबा देना। तो क्या जल जाएगा? कैसे जलेगा सर? एसिड से सिर्फ थोड़ी ना कंडक्टर होगा। हाँ देखो, यही दिमाग लगाना है। यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है उस बोर्ड में एक तार को डालेंगे, दूसरा तार को दूसरा बोर्ड में डालेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नीचे से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से कनेक्ट किए, एक तार तो डायरेक्ट जा रहा है, दूसरा तार क्या हो रहा है कि हम पानी में डाल दिए हैं, एसिड में डाल दिए।
और ये तार को यहाँ पे एसिड में मिला दिए। अब बताओ क्या होगा, ये दोनों तार तो आपस में जुड़ा नहीं है, तब तो बल्ब जलना नहीं चाहिए, है ना। दोनों तार जो यहाँ पे है वो आपका जुड़ा नहीं है। देखो फिर से, ये जो बल्ब था, बल्ब में दो कनेक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों जो है यहाँ से आपका बोर्ड से निकल रहा है पॉजिटिव डायरेक्ट बल्ब में गया, नेगेटिव को हम डाल दिए हैं किस में, एसिड में, और इधर से ये तार गया हुआ है। दोनों तार आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बल्ब जो है ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि एसिड जो है, जैसे HCl अगर है तो टूटेगा किस में, H प्लस और Cl माइनस, जहाँ प्लस माइनस चार्ज बना तो कंडक्शन फिर चालू। इसीलिए बोला गया है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक प्रॉपर्टी आपका बुक में खोल के देखिएगा, जितना भी बात हम बता रहे हैं वो सारा का सारा आपका एक एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है, और इस सारे एक्टिविटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम एक एक करके आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एसिड का और यूज़ क्या है, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी प्रॉपर्टी यहाँ देखे हम लोग, सौर हो गया, कोरेसिव हो गया, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया, ये सारा प्रॉपर्टी आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन हो सकता है, तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहा है रिएक्शन विथ मेटल। अभी हम क्या बोले, अब उसके अंदर घुसना। पहले हम देख के बता रहे थे हम कैसे दिख रहे हैं, अब मेरे अंदर कैसे घुसोगे, तो मेरे साथ रहोगे देखोगे तेरे साथ हम कैसे बॉन्डिंग बना रहे हैं, तेरे साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि तुमको मार के 2-4 फाइट मार के तेरा पैसा छीन ले रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि तुमको हम कुछ ज़्यादा पोसेसिव कर दे रहे। देखना कभी एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड का जब बात आता है तो वहाँ लोग बोलता है इन लोग का बीच का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। तो केमिस्ट्री क्या है बाबू, अब देखो केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्यों वर्ड के यूज़ किया गया है केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे बात जब किया गया है ना, तो किसका बात किया गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उसके साथ में बात करके रह के देख रहा है कि कैसे होता है। कैसे सर, तो पहला है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, किसको मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सर एसिड को रिएक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो, तो अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, तो एसिड प्लस मेटल इट गिव्स मेटल सॉल्ट, या सॉल्ट भी बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस, है ना। एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। मतलब क्या समझे, नहीं कुछ नहीं। अरे दारू और चखना चाहिए तो क्या होगा, नमक भी चाहिए ना, कुछ गैस भी बाहर निकलेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो आगे देखें। कहने का मतलब क्या है कि देखो केमिस्ट्री प्यार का जो बात कर रहे थे, कैसे मान लो अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहेगा तो क्या होगा, उसमें कुछ उसका प्रोडक्ट भी तो बाहर आएगा, तो दोनों के बीच में केमिस्ट्री जमना भी तो चाहिए। इसीलिए यहाँ पे केमिस्ट्री वर्ड का यूज़ किया गया है कि इन लोग के बीच का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है कि एक एसिड है, जैसे एसिड का नाम दे रहे हैं हम H2SO4 प्लस मेटल, कोई भी मेटल अपने से उठा लो जो भी तुमको पसंद है। हमको जिंक बहुत पसंद है, अब तुम लोग को क्या पसंद है, तुम लोग ज़्यादा। कोई पूछेगा सर जिंक क्या पसंद है, अरे जड़ से शुरू होता है इसलिए पसंद है, और कोई खास बात नहीं है। चलो देखो, तो यहाँ पे अगर आप पहला चैप्टर पढ़े हैं तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 जो है जिंक के साथ आ जाएगा। मतलब अगर दिमाग है तो बताओ तुरंत में फट से कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या रेडॉक्स। तो सर साफ दिख रहा है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको छोड़ करके इसके साथ चला जा रहा है। क्यों, तो इसके साथ इसका केमिस्ट्री बढ़िया नहीं बनना होगा, इसको इसके साथ चल दिया, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, H2SO4 जो है जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, ZnS4, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या है, तो जिंक सल्फेट एक तरह का सॉल्ट है ना। अभी मत समझ लेना, सॉल्ट का अगर बात किया गया है तो सिर्फ नमक NaCl को ही सॉल्ट नहीं बोलते हैं। सॉल्ट अभी बहुत सारा चीज़ है, जितना भी सल्फेट फैमिली है, जितना भी क्लोराइड फैमिली है, जितना भी नाइट्राइट फैमिली है, सब सॉल्ट कहलाता है। क्या बोले सर, ऊपर से निकल गया, आएगा आगे सॉल्ट में। चलो देखो, तो क्या बात बोला गया है कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि चाहे कोई भी मेटल हो, चाहे कोई भी एसिड हो, जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। कैसे सर, एक और एग्जाम्पल देख लो, शायद समझ आए। HCl, थोड़ा सा एल्युमिनियम का भी यूज़ कर लेते हैं। चलो
एल्युमिनियम, HCl प्लस एल्युमिनियम क्या बनाएगा? तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो और बढ़िया है, थोड़ा पढ़ लेना है ना। बैलेंस है रिएक्शन या नहीं है तो करो। Al प्लस Cl3H2 तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ, ठीक है। क्लियर है? गड़बड़ है तो बताओ, बहुत गड़बड़ है। रुक जा। AlCl3 तो बैलेंस करने जिसको आता है बढ़िया बात है, नहीं आता है तो बोलो, देख लो सामने बना हुआ है बगल में, कोशिश करो थोड़ा सा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या करना होगा? अगर वो 2 करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कहानी, यहाँ तो 2 बैलेंस हो जाएगा लेकिन ई बच जाएगा। देखो यहाँ पे आपका बैलेंस किया हुआ है, यहाँ ऑलरेडी आपका क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपका 2 है। अब कैसे बैलेंस होता है? जब अगर पहला चैप्टर हमको पढ़ाना पड़े तो बताना तुम लोग कि पहला चैप्टर पढ़ाना है या नहीं, कमेंट कर देना, अगर बोलोगे तो पढ़ा देंगे कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब चेक कर लो, देख लो एक बार। हाइड्रोजन 6 तो हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 3 तो 3 और 2 6 हो गया तो यहाँ 6 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया तो एल्युमिनियम 2 हो गया। तो एक एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे रह सकता है? तो पहला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपका अगर यहाँ पे HCl एसिड है, एल्युमिनियम आपका मेटल है, तो बनाया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी एक तरह का सॉल्ट है, और यहाँ पे गैस कौन सा निकला? तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्लियर? तो अब मज़ेदार बात यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। अब कहानी में मेन ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। देखो आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, उस फिगर में आइडेंटिफाई करो कि क्या बताना चाह रहे हैं हम और क्या देख रहे हो तुम। तो इस फिगर में अगर अब देख रहे होंगे तो देखना यहाँ पे एक HCl एसिड डाला हुआ है, कुछ केमिकल्स डाला हुआ है, बगल में एक आपका गैस निकल रहा है। तो अगर आप लोग में एबिलिटी है तो आइडेंटिफाई करो, सारा का नाम लिखो, देखो कौन सा A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है, ठीक है। तो सारा का नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। तो A में क्या होगा? तो आप कोई भी एसिड का नाम वहाँ पे दे सकते हैं। देखो A में अगर आप देखोगे तो आपका ग्रेन्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, B में लिक्विड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। C में आपका क्या दिख रहा है? तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे एक फ्लास्क है, एक आपका लिक्विड है जिसको आप एसिड बोल सकते हैं, C में आपका ग्रेन्यूल्स है जिसको आप मेटल बोल सकते हैं। छोड़ो, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए देखो, अब मिला लो, देख लो कितना सही किए हो कितना गलत किए हो। नाम भी आपके सामने सारा लिखा हुआ है, कौन सा स्टैंड है, कौन सा डिलीवरी ट्यूब है, कौन सा हाइड्रोजन गैस है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का मज़ेदार बात, क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो कोई भी मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है? तो हम लोग को पता है सर हाइड्रोजन गैस इमिट होता है। तो हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन हो, तो हाइड्रोजन ही है, कैसे पता चलेगा? तो हाइड्रोजन गैस के सामने जब आप मैच स्टिक को या अगरबत्ती को या मोमबत्ती को जला करके अगर आप वहाँ ले जाएंगे तो देखना जो बबल निकल रहा है, सामने देख रहे होंगे आप, जो बबल निकल रहा है उस बबल के सामने कैंडल लेके जब गया है तो बबल फूट जा रहा है ना। और सिर्फ फूट नहीं रहा है, साबुन का झाग का फैन नहीं है कि फूट जा रहा है, ये फूटने के साथ में यहाँ पे एक साउंड भी दे रहा है, और इस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है। पॉप साउंड का मतलब क्या हो? पटाखा ऐसा पट 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 फूटेगा। तो अगर पट पट फूट रहा है डैट मीन्स ये क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। चलिए, तो एसिड के बारे में जो पहला रिएक्शन था हम लोग देख लिए। पहला रिएक्शन किसके साथ किए? तो एसिड प्लस मेटल। अब दूसरा रिएक्शन देखिए क्या है? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड को हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनेट के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CO3 होता है, ठीक। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे सर? कर लो भाई, HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, एक CaCO3 बनाओ, क्या बनेगा? तो सर एक कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, है ना। तो CaCl प्लस क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। एक मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट से हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहाँ CO3 है तो एक CO2 भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा। तो फार्मूला देखो यहाँ गलत दिख रहा है, क्या दिख रहा है? CaCl, क्या होना चाहिए? CaCl2। तो चेंज कहाँ होगा? अब बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस करने का काम तुम लोग का है, बैलेंस करो और सीखो, क्योंकि बैलेंस कर देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा फिर।
ठीक है, देखो तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, अगर किसी को लग रहा है कि सर नहीं धंसा तो देखो एक और एग्जांपल बता ही दे रहे, HCl प्लस कोई सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए Na2CO3, फॉर्मूला पता नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी ब्रिलियंट टीचर क्यों ना आ जाए, वो आपको याद करना होगा, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या बनेगा, तो NaCl निकलेगा, CO2 निकलेगा प्लस H2O निकलेगा। अब बैलेंस करने का काम तो तुमको पता है कि क्या करना है ना, तो कैसे बैलेंस होगा, देखो क्या कर सकते हैं उसमें, HCl है और Na2CO3 है, तो पहला देखो यहाँ H2 है, फटाक से यहाँ पे 2 बैठो, अब क्या Na2CO3 है तो क्या हो सकता है, तो सर यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखो बैलेंस है क्या, 2 क्लोरीन 2 सोडियम, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, आगे देखो यहाँ CO3 था तो CO2 निकला, एक ऑक्सीजन बच गया इसका, तो H2O H2 प्लस O, मतलब कुल मिला करके कभी भी मेटल को एसिड के अलावा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बना था, सॉल्ट और वाटर, सॉरी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट के साथ में वाटर बनेगा, वहाँ H2 निकल रहा था यहाँ वाटर निकलेगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बाकी ज़्यादा चाहिए देखना एग्जाम्पल तो आपके सामने दिख रहा है, आप आराम से देख करके समझ सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो फिर संपर्क करना कभी। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। अब एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, तो सर ये तो हम लोग का फेवरेट चीज़ है सर कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल होगा मतलब क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा, ठीक है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, तो सर HCl प्लस NaOH, कोई बैलेंस का झमेला नहीं इसमें, क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O। NaCl का कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन सॉल्ट, ऐसे इसको बोला था केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, या टेबल सॉल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, क्यों, तो आपके खाने के टेबल पे हमेशा रहता है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। नेक्स्ट है अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड में कौन सा ऑक्साइड है, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे एसिड में हम ले लिए HCl, मेटल ऑक्साइड में ले लिया हम कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा, तो सर क्या बनना चाहिए, यहाँ भी सॉल्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वाटर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, पहला में क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन, बाकी सब में सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर, सिंपल सा है। तो देखिए क्या बन सकता है इसमें बना, HCl प्लस CuO, क्या बनेगा, CuCl बनेगा, फॉर्मूला पता है कॉपर क्लोराइड का, CuCl के CuCl2, तो CuCl2 और यहाँ आ जाएगा H2O, तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। चलिए तो कितना तरह का बताया सुन लो फिर से एक बार। मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या था, तो मेटल का टेस्ट, सॉरी एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या था, तो एसिड का टेस्ट खट्टा था, कोरेसिव नेचर का था, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा था, है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट में यूज कर सकते हैं, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बोले, तो एसिड का पहला बोले कि एसिड का अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन कैसा सॉल्ट देगा, तो सर पॉप सॉल्ट देगा, क्लियर। दूसरा क्या बोले कि अगर एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तीसरा क्या बोले, एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ सॉल्ट प्लस वाटर देगा। चौथा क्या बोले, एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ भी सॉल्ट और वाटर देगा। तो कुल मिला करके एसिड का ये जितना था वो सारा का सारा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक हो गई बात आपका एसिड का। अब देख लेते हैं थोड़ा सा लास्ट इसका एसिड का यूजेज ऑफ एसिड। तो एसिड का क्या क्या यूज है, तो एसिड का यूज बहुत सारा आपका अलग अलग है। तो मेन हम लोग जो बात करेंगे वो 3 मेन एसिड का बात करेंगे, HCl, H2SO4, HNO3, क्योंकि आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो इसी से पूछेगा, इसके अलावा दूसरा बात नहीं करेगा। तो HCl का यूज कहाँ किया जाता है, तो जनरली जितना भी HCl का जो यूज है, जो भी फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है इसका, स्टील फैक्ट्री में, और जितना भी डाई वगैरह कलर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी आपका एसिड से एक एसिड से दूसरा चीज़, जैसे आपका लेदर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल कपड़ा का फैक्ट्री में यूज किया जाता है,
फूड का फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है ना। तो सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4 का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो H2SO4 का यूज़ आपका बैटरी में, जो भी बताए थे, कार का बैटरी में, गाड़ी का बैटरी में, तो बैटरी में यूज़ किया जा रहा है। फर्टिलाइज़र का यूज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके अलावा अदर केमिकल जैसे आपका हो गया HCl, HNO3 या जितना भी क्या बोले थे अभी हम, किंग ऑफ केमिकल्स बोले थे सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों बोले थे? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सिंथेटिक फाइबर अगर आप पढ़े होंगे क्लास 6 में 7 में, तो उसमें दिया हुआ है कि हम लोग जो कपड़ा पहने हुए हैं तो एक तरह का फाइबर है। तो कैसा फाइबर है? तो एक होता है नेचुरल फाइबर जिसमें आपका आता है कॉटन, जूट। एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर जिसमें पॉलिस्टर, है ना, और रायन आता है जो कि आपका जस्ट लाइक पॉलिस्टर के ऐसा होता है। क्लियर? तो रायन जो है उसको बनाने के लिए भी H2SO4 का यूज़ किया जाता है। अगर पढ़े होंगे तो शायद याद होगा कि वुड पल्प को उसमें डुबा के रखा जाता है। उसके अलावा डिटर्जेंट, पेंट बनाने में H2SO4 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है HNO3 का यूज। तो HNO3 का यूज आपका नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। मतलब अगर कहीं एक बार ला के थोड़ा जला दिया तो धड़ाम से पटाखा फूटेगा, है ना। कैसे? थोड़ा सा केमिकल ले लो और थोड़ा सा जोर से एक बार पटक दो, जैसे बम बनता है। बम कभी बना के आतंकवादी मत बन जाना, लेकिन देखना जब क्या करता है, बम जब गिरता है तो बहुत तेज़ आवाज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। और इसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में, डाई मतलब कलर बनाने में, और प्लास्टिक वगैरह को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं बेस क्या है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग, बेस किसको बोला जाता है, क्या होता है बेस। ज़्यादा लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो सीधा सी बात है जितना लंबा चैप्टर है तो क्लियर सी बात है कि थोड़ा लंबा जाएगा अभी। अगर आप बोलोगे कि छोड़ दीजिए सर दूसरा पार्ट में बना दे तो भी कर सकते हैं, है ना। एज योर विश, जैसा आप चाहो। ओके, चलिए अगला टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एसिड ही रहने देते हैं, इसको 3 पार्ट में करते हैं हम लोग। शुरू में बात किए 2 पार्ट में, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है क्योंकि 1 घंटे का पीरियड बहुत लंबा है। 1 घंटा का काफ़ी समय है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको पढ़ाने में दिक्कत है। पढ़ाने का तो हम 60 तक पढ़ा दें, लेकिन आपको पढ़ने में भी दिक्कत है। इतना लंबा इतना देर बैठने में भी दिक्कत है, क्योंकि उधर समोसा वगैरह बन रहा होगा, छूट रहा होगा, है ना। तो एसिड कंप्लीट, नेक्स्ट बात करेंगे बेस का, फिर बात करेंगे सॉल्ट का। बेस और पीएच हम लोग एक में मेकअप करेंगे। तो उम्मीद है, होप है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जो भी आपके जान पहचान के उनको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखिए थोड़ा पूरा अगर देख चुके हैं इसका मतलब आप बहुत ही एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं इसका मतलब है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, नो डाउट। अगर आप शेयर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, हमको इस बात का खुशी है कि आप लास्ट तक आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।